नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे। यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। 500 पदों की जो है भर्ती नोटिफिकेशन आया हुआ है। हालांकि मजे की बात है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, इसके कारण वैकेंसी ये 500 से बढ़कर के 1000 प्लस जाएगी। और इससे भी मजे की बात आपको बताऊं कि जो बच्चे बीएससी केमिस्ट्री होंगे, जो बच्चे जो है बीएड होंगे, जो बच्चे कुछ स्पेशल डिग्री लिए हुए होंगे, उनके लिए अब की बार सबसे अच्छा अवसर है। इसलिए डायरेक्ट प्रवक्ता की वैकेंसी, बीएससी की वैकेंसी, इसके अलावा आपको जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी, अलग अलग मतलब कि स्पेशल पदों की वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो एकदम लग जाइए, ज्यादा लेट मत करिएगा। गोलचक्र परिवार आपको पूरा सिलेबस, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, करंट अफेयर हो, सब कुछ मतलब सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करवा रहा है। किसी सब्जेक्ट का कोई भी चार्ज नहीं है। और मेरी जो अपनी टीम है, मैं आपकी अपनी टीम बताऊं कि इस टीम में लगातार 15 मेंस देने वाले बच्चे हैं। इस टीम में इंटरव्यू तक पहुंचने वाले लोग हैं। इस टीम में वे लोग आ रहे हैं जिन्होंने जो है उन परिस्थितियों, उन समस्याओं को झेला है। लगातार 3 घंटा आंसर राइटिंग करके जो है उन जो है परिस्थितियों को समझा है। कोई ऐसी टीम नहीं है कि वनडे पढ़ाने वाले बच्चों को जो है आकर के जो है सिविल सर्विसेज का जो है आपको कंटेंट दे। कोई ऐसी टीम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप टीम पर विश्वास रखें और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, यहां से मतलब कि 90 से 95% क्वेश्चन लगभग मैं फंसाऊंगा। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब कि 19 से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 19 से 20 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। आते हैं, खैर मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ये पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा। और ये कोई जो है शॉर्टकट तरीका नहीं है, एकदम लॉन्ग प्रक्रिया है, एक अस्थायी प्रक्रिया है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। और एकदम कंटेंट जो भी होगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मुझे अगर 50 वीडियो की जगह अगर 60वीं वीडियो देना पड़े तो भी मैं वो कंटेंट आपको दूंगा, पर आप भागिएगा मत। ऐसा नहीं कि पहला वाला वीडियो देखने के बाद फिर उसके बाद लास्ट तक जाते जाते क्या पता कि जो है 200 लड़के भी नहीं बचे देखने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि आप एकदम इत्मीनान से नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। जो भी टीचर पढ़ाएंगे उसका एक एक कीवर्ड, एक एक शब्द आप लिखने का प्रयास करेंगे, अपना खुद का नोट्स बनाएंगे, अपना खुद की किताब आप लिखेंगे। आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आपको अपडेट करने में आसानी होगी। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या मैं आज अपना टॉपिक शुरू करने वाला हूं? बिल्कुल नहीं। आज मैं केवल सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो सिलेबस होगा वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होगा, वो सिविल सर्विसेज के डायमेंशन से संबंधित होगा। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि जो आरओ का एग्जाम होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो है एग्जाम्स होते हैं आरओ का, और इसके अलावा स्टेट पीसीएस जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, आरएएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, इनके जो भी एग्जाम होंगे प्रारंभिक परीक्षा के, वहां के सारे क्वेश्चन आपको इस जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी क्लास चलेगा वहां से आपको दिखाई पड़ेगा। खैर, आते हैं अब अपने टॉपिक पे। यहां देखना जरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो इसको 2 रूपों में देख सकते हैं। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, टॉपिक नहीं। रुके रहना, आराम से समझते रहना, सिलेबस को लिख लेना आप। तो इसमें एक पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा स्टैटिक का पॉइंट, स्टैटिक, और दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा डायनेमिक। दूसरा आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आप बताओगे कि साहब डायनेमिक दिखाई पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा संविधान है ना, वो स्टैटिक है, स्थिर अवस्था में है, और एक गतिशील अवस्था में है। हम पढ़ते हैं ना कि हमारी संविधान की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं, तो उसमें एक पढ़ते हैं कि हमारा संविधान आंशिक रूप से जो है लचीला और आंशिक रूप से कठोर दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो आंशिक रूप से लचीला है ना, वहीं पर हमारा संविधान क्या हो जाता है? डायनेमिक हो जाता है। वहीं पर संविधान परिस्थितियों के हिसाब से उसको एक्सपेंड किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, ताकि सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित किया जा सके, ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के उद्देश्यों को स्थापित किया जा सके, ताकि इस गणतंत्रात्मक प्रणाली और लोकतांत्रिक स्वरूप को स्थापित किया जा सके। खैर,
जो स्टैटिक पॉइंट है यहां पर आपको अपना संविधान का जो मूल संविधान है वो दिखाई पड़ेगा। एक कौन सी बात हुई भैया, ये मूल संविधान मतलब, अरे भाई वही मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, जिनमें तमाम समितियों ने पार्टिसिपेट किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वही संविधान। तो ये जो मूल संविधान है, इस मूल संविधान में जब हम पढ़ते हैं तो आपको 395 आपको क्या मिलेगा, आपने बताना है साहब, अनुच्छेद मिलेगा। इसको हमको पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, 12 अनुसूचियां पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया, 12 अनुसूचियां पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, अभी समझना जरा, 22 भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 22 भाग पढ़ना है। ये जो है आपका क्या है, आपने बताना है साहब, ये तो हमारा मूल संविधान है। क्या है भैया, मूल संविधान है, ये पूरा आपको पढ़ना है। प्लस ये जो डायनेमिक साहब आपने लिखा है, ये डायनेमिक क्या है, डायनेमिक वही कि जब हम जो है संसद के माध्यम से संविधान संशोधन करते हैं तो संविधान का विस्तार होता है। तो हमको संवैधानिक संशोधन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन पढ़ना पड़ेगा। हमको संसदीय अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, आपने बताना है कि साहब संसदीय अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। और हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय पढ़ने पड़ेंगे। और क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, हमने बताना है कि साहब हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी कार्यपालिका, इनकी कुछ जो है घोषणाएं होती हैं। क्या होती हैं, इनकी कुछ घोषणाएं होती हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा साहब, हमारे यहां तमाम प्रकार के संवैधानिक निकाय हैं। कौन से संवैधानिक निकाय, तो साहब हमारे यहां वित्त आयोग है, हमारे यहां जो है अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, हमारे यहां विधि आयोग है, हमारे यहां जो है समाज कल्याण विभाग है। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपनी क्या जारी करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। और इस रिपोर्ट को भी पढ़ना है। हमारे यहां नालसा है, हमारे यहां कई सारी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई होती हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक बनाती है। हमको ये भी पढ़ना है। समझ में आई बात, अब समझना जरा। अगर मैं आपको कहूं कि साहब ये जो हमारे यहां 2 एग्जाम होते हैं, एक तो प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम और दूसरा आपको जो है मुख्य परीक्षा के एग्जाम दिखाई देते हैं। इन दोनों मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के जो एग्जाम होते हैं, एक तो स्टैटिक से भी पूछे जाते हैं और दूसरा डायनेमिक से भी पूछे जाते हैं। मतलब कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों जहां से आपको क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। तो जो मास्टर आपको पढ़ाने वाला है केवल स्टैटिक ही नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वो आपको डायनेमिक भी लेकर के चलेगा। ठीक है ना। अब आते हैं अपने सिलेबस पे और एक एक सिलेबस के पूरे पोस्टमार्टम को करते हैं। कोई भी टॉपिक हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक एक टॉपिक पर, एक एक सिलेबस के बिंदुओं पर पूरी तरह डिटेल से विचार करेंगे। आते हैं जरा नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर देखना, अब एक काम करिए, अब आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और आसानी से एक एक बिंदु लिखने का प्रयास करिएगा। पहला जरा लिखिएगा यहां पर संवैधानिक ढांचा। क्या लिखिएगा, अच्छा सबसे पहले संवैधानिक, एक तो जो है जैसे हम पॉइंट वाइज करके बताएंगे कि 1 नंबर डाल लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ऐसे। तो पहले नंबर में क्या क्या चीजें चलेंगी, तो पहले नंबर पे आपको जो है संविधान हम पढ़ रहे हैं, तो भाई संविधान क्या होता है, तो पहले तो समझे ना कि संविधान क्या होता है साहब। फिर उसके बाद संविधानवाद क्या होता है, पहले तो समझे कि संविधान पढ़ने वाले हैं। संविधान एक प्रकार का ऐसा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकार को व्यवस्थित और संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के शक्तियों का विभाजन और शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत शासन की बजाय विधि के शासन को स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। वही क्या है, अपना प्यारा सा संविधान है। खैर, जब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे बाबू, ठीक है ना। अभी आप केवल की पॉइंट्स लिखिए, अभी आप सिलेबस के पॉइंट्स लिखिए। तो एक पहला वाला क्या हुआ आपका संविधान, दूसरा हमने इसमें क्या डिस्कस करना है दूसरे वाले में, तो आपने बताना है कि साहब इसमें डिस्कस करना है संविधानवाद डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है कि संविधानवाद क्या होता है और दोनों में क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसको लेकर के भी डिस्कस करना है। ठीक है ना, पूरा डिटेल से चलेगा, एक एक बिंदु पर अच्छे से हम लोग विचार करेंगे। फिर उसके बाद राज्य क्या होता है समझना जरा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि साहब स्टेट क्या होता है,
तो इसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि स्टेट क्या होता है। फिर अगर मैं कहूं कि साहब नेशन क्या होता है ना, राष्ट्र क्या होता है, इसकी हिंदी क्या है, राष्ट्र, इसको हम क्या कहते हैं, नेशन। नेशन नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राज्य और राष्ट्र में किस प्रकार का डिफरेंसेस होता है, सब सारा कुछ डिटेल से पूरा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पे, है ना, जहां से आपके क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। अरे भाई, मैं अगर संविधान पढ़ा रहा हूं तो संविधान की व्याख्या तो बताऊंगा ना, संविधान की परिभाषा तो जान लीजिए पहले, देन उसके बाद संविधान पे आइएगा आप लोग। तो यहां पर देखना जरा, पहला भारत का संवैधानिक विकास, पहला है भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। और ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसको हम लोग दो रूपों में पढ़ेंगे। कौन कौन से रूप में, एक तो जो है कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरा ताज के या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक। और फिर ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत हम जब संविधान का विकास पढ़ेंगे तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम 1858, ध्यान से सुनिएगा, 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के फिर 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक हम पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें आपको कम से कम 15 से 20 अधिनियम दिखाई पड़ेंगे, और एक एक अधिनियम चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, पूरा डिटेल से चलेगा, है ना। फिर समझना जरा, फिर उसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद जब भारत का संवैधानिक विकास खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग समझो है संविधान सभा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, आपने बताना है कि संविधान सभा पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताएं, एक एक चीज लिखते जाइए। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे। 22 भागों को पढ़ेंगे कि 22 भागों में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुसूचियां। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, फिर उसके बाद हम लोग जो है, फिर उसके बाद हम लोग प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ये प्रस्तावना वगैरह जो भी चीजें हैं सब कुछ पूरा डिटेल से, प्रस्तावना 2-3 दिन क्लास चलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है आपको एक एक चीज पूरा डिटेल से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर समझना जरा, प्रस्तावना की बात, फिर उसके बाद जब संविधान का आपका भाग 1 स्टार्ट होगा तो आपको जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, संघ एवं भारत का राज्य क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। ये पूरा टॉपिक डिटेल से चलेगा, वही संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आपका जो सिलेबस होगा, देखिए अभी सिलेबस केवल हम लिख दे रहे हैं, इसके कीवर्ड्स को लिख रहे हैं, क्योंकि अभी डिफाइन करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए जब संविधान सभा को उठाएंगे ना तो 4 दिन कम से कम क्लास चलेगा, कम से कम 4 दिन, विशेषताएं 2-3 दिन चलेगा, संविधान के प्रमुख स्रोत, इसके अलावा संविधान के भाग, अनुसूचियां, संवैधानिक विकास कम से कम 4-5 दिन क्लास चलेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उठाएंगे 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक जाएंगे, काफी दिन क्लास चलेगा। फिर उसके बाद जो है नागरिकता। अच्छा, मजे की बात देखिए, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान का भाग जब 2 पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर के 51, 5 से लेकर के 11 तक, तो उसमें सारा कुछ पढ़ाएंगे भैया, है ना। 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। इसके अलावा CAA क्या है, SIR क्या है ना, और फिर NRI क्या है, PIO क्या होता है, फिर उसके बाद OCI क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल से चलेगा। और अभी देख ही रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई, और इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है
कि पासपोर्ट कोई नागरिकता का सूचक नहीं है, नागरिकता को जो है सूचित नहीं करता है या सिद्ध नहीं करता, फिर वे कौन सी चीजें हैं जो नागरिकता को सिद्ध करती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हम दिखा देंगे तो हम देश के नागरिक हैं? सब कुछ बात करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है, फिर इसके बाद और क्या बात करेंगे हम लोग इसमें, फिर उसके बाद जो है मूल अधिकारों की बात करेंगे। मूल अधिकार, अब देखिए मूल अधिकार कम से कम 10 दिन क्लास चलेगा, कम से कम 10 दिन क्लास चलेगा भाई। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं संविधान के भाग 3 में, और इसके अलावा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। और इसमें और भी कई कंप्लीमेंट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो योगदान इसमें आएंगे, कई सारी चीजें आएंगी, तो पूरा डिटेल से चलेगा ये, है ना। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर इसके बाद क्या चलेगा, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद मौलिक कर्तव्य चलेगा, मौलिक कर्तव्य चलेगा, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद कुछ चीजें और भी इसमें, जैसे संविधान संशोधन, फिर संविधान की मूल संरचना, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे वही केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में आता है, और वहीं पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रकट की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सब कुछ पूरा डिटेल से, एक एक डिसीजन पूरा डिटेल से चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आपने देखा, क्या देखा, संवैधानिक ढांचे में देखा। अब एक हम दूसरा पॉइंट्स लेने जा रहे हैं, और दूसरा पॉइंट्स जो होगा आपका, वो होगा शासन प्रणाली। क्या होगा, शासन प्रणाली। ये तो संवैधानिक ढांचे में आपने देखा, दूसरा शासन प्रणाली। और शासन प्रणाली में आपने क्या देखना है, पहला देखना है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अच्छा, मजे की बात है कि संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ हम जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कौन सी शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली इसको हम कहते हैं। तो यहीं पे लिख लीजिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली, इसको शासन प्रणाली कर लीजिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है संघीय शासन प्रणाली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, आपने बताना है कि संघीय शासन प्रणाली। अच्छा, संघीय जो शासन प्रणाली है, इसके साथ हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली। क्या पढ़ेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, आपने बताना है कि केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। फिर अंतरराज्यीय संबंध हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय संबंध पढ़ेंगे। फिर हम लोग आपातकालीन संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, आपातकालीन संबंध पढ़ेंगे। ये सब कुछ जो है हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं संघ सरकार पर। कहां पर आते हैं, संघ सरकार पर। तो एक तीसरा वाला पॉइंट जहां पर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो संघ सरकार। और इस संघ सरकार में हमको क्या क्या पढ़ना है, समझना जरा। इस संघ सरकार में आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, राष्ट्रपति। इस संघ सरकार में आपको उपराष्ट्रपति पढ़ना है। इस संघ सरकार में आपको प्रधानमंत्री पढ़ना है। इस संघ सरकार में आपको जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ना है।
इस संघ सरकार में आपको संसद पढ़ना है, संसद के दो सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, दोनों को पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिर उसके बाद संसदीय प्रक्रिया पढ़ना है, संसदीय, पहले समितियां लिख लीजिए, संसदीय समितियां पढ़ना है, पार्लियामेंट्री कमेटी। फिर उसके बाद हमको जो है संसदीय प्रक्रिया पढ़ना है। फिर इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। फिर इसमें क्या पढ़ना है, न्यायिक सक्रियता पढ़ना है। फिर इसके बाद हमको इसमें क्या पढ़ना है, न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ना है। ये सब सारी चीजें आपको कहां पर पढ़नी है, तो आपको जो है संघ में पढ़नी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में पूरी तरह आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा समझना जरा, कई सारी चीजें जो है, अब इसके अलावा हम लोग जो है आते हैं राज्य पर। कहां पर आते हैं, राज्य सरकार पर। तो एक काम करिए, राज्य सरकार ऐसे कर लीजिए, चौथा वाला सेगमेंट, चौथा वाले सेगमेंट में राज्य सरकार। और राज्य सरकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला चीज आपको पढ़ना है राज्य सरकार में, वो है राज्यपाल। क्या पढ़ना भैया, तो आपने बताना है कि साहब हमको क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है। तीसरा राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ना है, राज्य मंत्री परिषद पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको जो है, ठीक है, उच्च न्यायालय पढ़ना है। नहीं, ऐसे कर लीजिए, पहले पहले आप राज्य विधानमंडल कर लीजिए, राज्य विधानमंडल पढ़ना है। और राज्य विधानमंडल का अर्थ यह हुआ कि एक तो आपको जो है विधानसभा भी पढ़नी है पूरा डिटेल से, और दूसरा आपको विधान परिषद भी पूरा डिटेल से ही पढ़ना है। पूरा डिटेल से एक एक चीज अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, है ना। राज्य मंत्रिपरिषद लिखा है, हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ये सब सारी चीजें हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और फिर जो है हम लोग आते हैं, और कहां पर आते हैं, इसके बाद हम लोग जो है पंचायती राज पर आते हैं, या फिर जो है कहें कि विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली पर आते हैं, है ना। और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली पर ऐसे लिख लेना जरा, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। और इस विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली में आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक चीज आपको जो दिखाई पड़ेगी वो जो है नगर पंचायत, और दूसरा आपको नगर पालिका। मतलब कि एक स्थानीय प्रशासन आपको दिखाई पड़ेगा और दूसरा आपको शहरी प्रशासन। एक तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जुड़ा हुआ है, और दूसरा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जुड़ा हुआ है। सब कुछ इसमें पढ़ेंगे, तो लिखना जरा, नगर पंचायत ऐसे लिख लेना जरा, ग्राम पंचायत, या फिर स्थानीय प्रशासन, ठीक है ना। यहां पर लिख लेना जरा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। तो ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन, और दूसरा जो होगा इसमें वो शहरी प्रशासन का होगा, शहरी प्रशासन का होगा, जिसको हम
नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आपने बताना है नगर पालिका। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पढ़ेंगे। ये मतलब कि 5-6 दिन क्लास चलेगा, पूरा डिटेल से चलेगा। ऐसे लिख देता हूं, केवल कीवर्ड लिख रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये खत्म हो गया, ठीक है ना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि ये जो है आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं थोड़ा सा जो है संवैधानिक निकाय को लेकर के। किसको लेकर के, संवैधानिक। हाँ, उससे पहले कुछ और लिख लीजिए, जैसे एक संघ राज्य क्षेत्र को लिख लीजिए, जो यूटी क्षेत्र होता है यूनियन टेरिटरी का, उसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ये भी लिख लीजिए, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, इसको भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है संवैधानिक निकायों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, संवैधानिक निकाय। और इस संवैधानिक निकाय में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें समझना जरा, जैसे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, इसको पूरा डिटेल से। फिर उसके बाद जो है महान्यायवादी, इसको पूरा पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ये देखिए सब संवैधानिक निकाय हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति आयोग पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति आयोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग, लिख लीजिए यहीं पे, अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातीय आयोग, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक मतलब कि पूरा डिटेल से चलेगा, किसी प्रकार की आपको समस्या कहीं पर भी, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, कहीं पर भी आपको नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद यहां पर जैसे एक वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक संस्थान है, यहां लिख लीजिए वित्त आयोग। फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, इसको भी लिखिए, राज्य लोक सेवा आयोग। ये सब पूरा संवैधानिक निकाय है, पूरा डिटेल से हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग, एक कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक निकायों में भी कुछ पढ़ना है, लिख लीजिए यहां पर गैर संवैधानिक निकाय। और इस गैर संवैधानिक निकायों में क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फिर उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग। फिर उसके बाद विधि आयोग, विधि आयोग। फिर उसके बाद बाल संरक्षण आयोग। फिर यहां पर लिखना जरा बाल संरक्षण आयोग, यहां पर फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई कहते हैं, चर्चा में बनी रहती है। फिर लिखना जरा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें मतलब आपको पूरा अच्छे से
डिलीवर की जाएंगी, किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद जो है आपको लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब सारी चीजें लिख लीजिए यहीं पर। लोकपाल, लोकपाल, लोकायुक्त, लोकायुक्त, ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और क्या, और भी कुछ चीजें जानते हैं, और भी कुछ चीजें लिख लीजिए जरा। दल बदल कानून, राजनीतिक दल, ऐसे लिखिए, राजनीतिक दल, दल बदल कानून, दल बदल कानून। फिर इसके बाद लिखना जरा, दबाव समूह लिखिए, दबाव समूह। परिसीमन आयोग लिखिए जरा, परिसीमन, परिसीमन आयोग। फिर इसके बाद लिखिए जरा, सहकारी समितियां। फिर इसके बाद लिखिए जरा, अब तक के संविधान संशोधन। फिर लिखना जरा, महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम। तो ये सब सारा कुछ जो है हम लोग पूरा डिटेल से मतलब बातचीत करेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या अब नहीं होगी, है ना। अच्छा, साथ ही साथ नीति आयोग को भी लिख लीजिए भैया, बोल क्यों रहे हैं, नीति आयोग, नीति आयोग, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा, योजना आयोग से लिख लीजिए, तुलना कर देंगे, योजना आयोग से इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है ना। और कुछ भूल रहे हैं, और कुछ भूल रहे हैं तो बताइए। गवर्नेंस में लिखिए सुशासन, फिर लिखिए जरा सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन। फिर लिखिए जरा ई शासन, ठीक है ना, ई शासन। तो ये सब सारी चीजें। फिर लिखिए जरा नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको पूरा डिटेल से एक एक चीज में जो है नवीन कुमार आपको पूरा कल से संविधान और संविधानवाद से आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो सिलेबस जो भी आपको बताया गया है एक एक चीज लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकता है कि जितना भी मैं सिलेबस बताया हूं एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, हो सकता है कि पहले कुछ पढ़ा दूं कुछ बाद में पढ़ाऊं, मतलब कि डिसऑर्डर हो जाए। जैसे जो क्रम में मैंने बताया है वो क्रम कुछ हो सकता है एक दिन आगे पहले हो जाए, कुछ एक एक दिन हो सकता है पीछे हो जाए। तो मिलते हैं कल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग संविधान संविधानवाद से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।